जिस तरह की फिर कार्रवाई हुई उसके बाद जैसे ही उसने ये मीटिंग हुई हमारे एम्बेसडर से डोनाल्ड लू की, अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होती है। ये सब चीज़ें कंफर्म्ड है। कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये सारी चीज़ें वाजे हैं, क्योंकि डेट लिखी हुई है मरासले की कि कब थी। हम सबको पता है कि नो कॉन्फिडेंस किस दिन टेबल हुआ। उसके बाद हम तमाशा देखते हैं कि हमारे एलाइज भी एकदम बोलना शुरू कर देते हैं, और जो हमारे MNAs हैं उनको भी याद आ जाता है एकदम कि जनाब हुकूमत हालात अच्छे नहीं हैं। तो मैं आज ये भी पहले वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात थे माशी, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो टेबल की गई है, 11 साल में सबसे कम पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट था। यानी जिसकी वजह से हम IMF के पास जाते हैं। मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ, मसला ये होता है कि डॉलर्स की कमी हो जाती है पाकिस्तान में। जब डॉलर्स की कमी होती है, रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए IMF से हम डॉलर्स लेने जाते हैं। तो जिसमें डॉलर्स के मुल्क में आना और मुल्क से जब बाहर जाना डॉलर्स है, जिसमें सबसे कम खसारा था वो अब था। 11 साल के बाद सबसे कम खसारा था। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बाहर से ओवरसीज पाकिस्तान ने, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा। हमारी टैक्स कलेक्शन यानी मुल्क की जो आमदनी बढ़ रही थी लोगों पे खर्च करने की, वो तारीखी सबसे ज़्यादा। 5 हमारी फसलें हैं, क्योंकि 60% लोग किसान हैं, सबसे तारीखी सबसे ज़्यादा पैदावार। उसके अलावा उनको कीमतें भी सबसे ज़्यादा मिली, यानी खुशहाली भी देहात में सबसे ज़्यादा आई। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें, जब एक कौम की जब उसकी दौलत में इजाफा होता है, जब उसकी इंडस्ट्री बढ़ती है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड के ऊपर, उस वक्त के ऊपर ये हमारे खिलाफ साजिश की गई। और तब से अब तक देख लें कि रिजर्व भी नीचे जा रहे हैं, रुपए के ऊपर भी प्रेशर पड़ा हुआ है। एक पूरा मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बन गया है, जिससे इकॉनमी इफेक्ट होती है। तो तब हमारे जनाब हमारे जो एलाइज थे उनको भी याद आ गया कि हालात अच्छे नहीं है जी, हुकूमत से वो खुश नहीं है। और हमारे ये जो लोग जिन्होंने हमें छोड़ा, ये भी इन्होंने भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए सिंध हाउस के अंदर। तो मैं जो आज चाहता हूं कि अब तो ये वाजे हो गया ना कि जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में, उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे। यानी उसमें जो उन्होंने कहा था कि फौरन बैरूनी मुदाखलत हुई है, वो ठीक हुई है। ये भी कंफर्म हो गया। ये भी कंफर्म हो गया कि जब हमने इन सबको बुलाया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद, के पॉलिटिकल हेड्स आके मिले, हमारे एलाइज आके मिले, क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है, अनजाने में साजिश का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन मुझे इतना भी पता था कि लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था। क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। ये मिले हुए थे साथ। तो जब हमने जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई, तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है, क्योंकि ये तो बड़ी देर से इनसे मुलाकातें कर रहे थे। तो मैं ये आज चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को कि आपने जिस वजह से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने जो उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था इनको, और उसने कहा था कि मुदाखलत हुई है, और उसे अपने ओथ के ऊपर स्टैंड लेते हुए एडजर्न की थी मीटिंग असम्बली की। मैं ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अब वो करना चाहिए जो तब करना चाहिए था। तब उनको कम से कम, अगर स्पीकर ये कह रहा है कि मेरी ओथ की खिलाफ वर्जी, यानी मेरी ओथ कहती है कि आप पाकिस्तान की खुददारी के लिए स्टैंड करोगे, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए स्टैंड करोगे,
तो वो दोनों मुतासर होती थी इससे। तो तब उनको सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, बजाय उसकी रूलिंग हटा देनी, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर रूलिंग उन्होंने हटाई है वो तो इन्वेस्टिगेट की नहीं। और इसलिए मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर। हम कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है एक मुल्क की सॉवरेंटी के खिलाफ, हमारी आज़ादी के खिलाफ। ये इतनी बड़ी वारदात की गई है जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। तो इसके ऊपर इसलिए मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि आपकी ओपन इसकी हियरिंग करें। और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपने ये ना की, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर धमकियों के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होगा कि अपने मुल्क की मफादात के लिए बैरूनी जब दबाव आएगा वो हाथ खड़े कर देगा। जनरल मुशर्रफ ने हाथ खड़े कर दिए थे जब बाहर से धमकी मिली थी कि हमारी जंग में शामिल हो। जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था जब कोंडालीजा राइस ने मीटिंग की थी उसके साथ और बेनज़ीर को इकट्ठा किया था, एनआरओ तब हुआ था। ये बैरूनी मुदाखलत थी सारी, जिन्होंने पाकिस्तान ने बड़ी भारी इसकी कीमत अदा की है। 80,000 लोग मरवाए, अपने मुल्क को तबाही, खुदकुश हमले हो रहे हैं चारों तरफ, कबायली इलाका उजड़ गया, $100 अरब से ऊपर कौम का ज़ाया हो गया, वो एक धमकी की वजह से। और जब इकट्ठा किया कोंडालीजा राइस ने बेनज़ीर और मुशर्रफ को, तो एनआरओ दिया, उससे 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। तो आज अगर अपनी सॉवरेंटी के लिए हमारे इदारे नहीं खड़े होंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं स्टैंड लेगा, इसके ऊपर सही माने में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो हमेशा के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सरबरा धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाथ खड़े कर देंगे जैसे पहले होता रहा। तो मैं दूसरी चीज़ ये चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, तो ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि जो सफारत खाने थे, ये बैरून मुल्क सफारत खाने, कौन कौन लोग इधर ज़्यादा जाना शुरू हो गए, कौन से ओपोजिशन लीडर से इन्होंने ज़्यादा मुलाकातें की, और सफारत खानों का क्या काम था, उन लोगों को बुलाना जो वो समझते थे कि तहरीक इंसाफ में खुश नहीं है, उनको बुलाना शुरू कर दिया। जिन्होंने सबसे पहले जो अपने ज़मीर बेचे और जो लोटा हुए, उनको पहले से बनाना शुरू कर दिया था सफारत खानों में। ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। कैसे पहले से ही मीडिया के अंदर बातें शुरू हो गई, बड़े नामवर सहाफ़ियों ने पहले से लिखना शुरू हो गया कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश शुरू हो गई। वो मुझे भी सारी खबरें मिल रही थी, हमें भी ये सारा पता चल रहा था जनवरी से, जब ये सारी गेम शुरू हुई थी, हमें ये सारी चीज़ें पता चल रही थी, क्योंकि हमें खबरें आ रही थी कि ये कैसे किधर लंदन में कौन कौन लोगों से मुलाकातें कर रहा है, जिधर से ये शुरू हुई थी गेम। तो मैं आज इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जमहूरियत, हमारी आज़ादी के लिए आज ये सबसे बड़ा ख़तरा बना, और अगर हमारे इदारे आज नहीं खड़े होंगे इस कौम की खुददारी और आज़ादी के साथ, तो ये तो गुलामों की, करप्ट लोगों की गुलामी के अंदर हमें ही नहीं, सिर्फ हमारे बच्चों को का मुस्तकबिल ख़तरे में। मैं ये दूसरी चीज़ें पूछना चाहता हूँ आज कि जब ये लोग इन्होंने अपने ज़मीर बेचे और इन्होंने अपने हलकों से गद्दारी की, इन्होंने हमारी जमहूरियत से गद्दारी की, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इसको फौरी तौर पे सुने, इन केसेस को डे टू डे बेसिस पे इनके हल करें। पंजाब असेंबली में जो हुआ है, इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है? जिस तरह वो पुलिस को अंदर भेज हमारी बेचारी MP वो लाइफ सपोर्ट मशीन के ऊपर है, इस वक्त डंडे मारे गए, जिस तरह आसिया को, जिस तरह इन्होंने किया पंजाब असेंबली में, और जिस तरह की हरकतें की गई, ये क्या कोई जमहूरियत है? और फिर जिन लोगों ने अपने आप को बेचा, क्या हम अपनी सारी कौम के सामने इजाज़त देंगे इस तरह की चीज़ को कि किसी
मगरबी जमहूरियत या बरतानिया की जमहूरियत जिधर से हमने ये मॉडल लिया है, कभी सुना है इस तरह की कि लोग कब्रों में बंद करके बकरियों की तरह और इनको खरीद रहे हैं? कभी यहाँ कहीं हुआ है? तो मैं हैरान हूँ कि हमारा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वो अर्जेंसी है, ना वो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाजे कर दूँ आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन करना चाहिए। देखिए, जब मैच खेला जाता है तो अंपायर के अंदर दोनों टीमों को मानना चाहिए कि अंपायर ठीक है। जब एक जज केस सुनता है तो अगर एक पार्टी ये समझे कि जज के ऊपर उसको एतमाद नहीं, तो वो रिक्यूज करता है अपने आप को। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक इतना एक जानतदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई एतमाद ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है, और जो जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है। तो जब इसके ऊपर हमें एतमाद ही नहीं है तो इसको रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। और इसी तरह मैं सुप्रीम कोर्ट को आज कहूँगा कि 63A इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग अब सारे बच जाएंगे और ये साजिश का हिस्सा पैसे भी ले लेंगे, साजिश का हिस्सा भी बन जाएंगे, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इनके ऊपर, तो आपने तो दरवाजे खोल देने हैं कि हर किस्म का आदमी पॉलिटिक्स में आएगा, अपने ज़मीर इलेक्शन वोट लेके आएगा और ब्लैकमेल करने के लिए अपने आप को बेचेगा। तो ये तो हमारी पॉलिटिक्स और हमारी जमहूरियत की नेगेशन है। मैं आखिर में आज जो हम करने जा रहे हैं, आज जो हम अनाउंस किया है, मैंने आज हमारी मीटिंग की है, मैंने अपनी सारी तंजीमों को आज तैयारी करवा रहा हूँ। अब से सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इस तरह का शऊर नहीं देखा जो आज है उनके अंदर। कभी ऐसे नहीं हुआ कि 3 सबसे बड़े वेन्यूज़ पेशावर, 4 वेन्यूज़, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, सबसे बड़े वेन्यूज़, जो ये 11 पार्टीज़ उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं कोई भर सकती, वो चंद दिनों के अंदर सारे वेन्यूज़ के अंदर इस तरह के क्राउड आए हैं, क्योंकि अवाम में शऊर आ गया, लोग बेदारी आ चुकी है, लोग समझ बैठे हैं कि इस कौम के साथ किस तरह मजाक हुआ है। और जिस तरह के लोगों को इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इतने ज़्यादा क्रिमिनल लोग, ज़मानत पे लोग, तकरीबन 60-70% तो जो कैबिनेट बनी है वो ज़मानत पे लोग हैं। जो ये प्राइम मिनिस्टर भागा फिर रहा है इधर उधर, जिस तरह ये सवाए फीते काटने का, और इसको पता ही नहीं है। इससे सवाल ये पूछा जाए कि 40 अरब रुपए के आपके और बच्चों ने केसेस के जवाब देने हैं। 40 अरब रुपए FIA में और नैब में केसेस हैं इसके। कैसे हो सकता है कि ये अब बैठ के FIA के ऊपर पहले तब्दीलियां करवाएगा? ये किसी दुनिया में सुना है ऐसा? ये पहले तब्दीलियां कराएगा लोगों की, अपने लोग बैठाएगा, फिर जिस तरह रिकॉर्ड जलते थे वहाँ LDA में जो उन्होंने लूट मार की थी लाहौर में, उसी तरह वो रिकॉर्ड को टेम्पर करेंगे। ये कहीं दुनिया में नहीं होता। और ये कैबिनेट ECL के ऊपर 60-70% लोग हैं, ECL पे भी है, जमानत पे भी है। ये कहाँ दुनिया में होता है? और वैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी ECL पे डाल दें, क्योंकि मैं वैसे ही बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन इनको इतना खौफ क्यों होता है बाहर जाने का? इसलिए कि पैसे बाहर पड़े हैं, जायदादें बाहर पड़ी हैं, पाकिस्तान को लूटते हैं। पैसा जब अरबों रुपए का बनता है तो वो बिस्तर के नीचे नहीं आता, इसलिए उसको बाहर भेजना पड़ता है, दुगना नुकसान करवाते हैं। तो मैंने अपनी सारी पार्टी को आज कह दिया कि हमारी मूवमेंट शुरू हो जाए। हर गांव मोहल्ले में अपनी तंजीमों को मैंने आज मैसेज पहुंचा दिया, अपनी सारे MNAs MPs को बता दिया कि अपने लोगों को तैयार करें, और मैं इंशाल्लाह कॉल दूंगा इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की बात। और चलो पहले ये बताइएगा, जिन अदालतों ने रात को 12 बजे
اس ڈر سے عدالتیں کھولی کہ آپ کوئی آئین کی خلاف ورزی کرنے جا رہے ہیں. عدالتوں نے 68A کی آپ کی پٹیشن جو ہے اس کو عید کے بعد ڈیفر کیا, اور حمزہ شہباز کی جو بطور وزیر اعلیٰ بننے کی پٹیشن تھی اس کو فوری طور پر نمٹایا. ان عدالتوں سے آپ دوبارہ جوڈیشل انکوائری کی درخواست کر رہے ہیں, تو کیا ان کے فیصلوں کو آپ مانیں گے؟ اچھا, میں ایک اور چیز بتا دوں کہ 27ویں رات کو انشاءاللہ ہم شب دعا کر رہے ہیں. اس رات کو ہم سب دعا کریں گے, سارے ہمارے جدھر بھی, میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں, میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں لوگوں کو کہہ رہا, اور اس لیے ہم کریں گے کہ یہ حقیقی آزادی کی جو ہماری مارچ ہے اس کو اللہ کامیاب کرے. میں جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں ہمیں اپنی عدالتوں کو اور اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے, ہمیں ان کے اندر کانفیڈنس رکھنا چاہیے. عوام جو ہوتی ہے, عوام بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے امر بالمعروف کا. عوام بھی کہتی ہے سب کو کہ سیدھے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو. ہمیں بھی اپنی عدالتوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کے سامنے ہے کیا 63A, یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے اور بے شرمی سے بیکے ہیں, اور جنہوں نے اپنے حلقوں سے اور جمہوریت سے غداری کی ہے, کیا ان کے لیے عدالتوں کو فوری طور پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کے کیس نہیں سننے چاہیے؟ خان صاحب آپ کے پاس آ رہے قادر سر, یہ بتائیں کہ کانسپریسی کا لفظ تو پہلے والے اعلامیہ میں بھی نہیں تھا اور نئے والے اعلامیہ میں بھی نہیں ہے. بیرونی مداخلت والا تو انہوں نے پہلے والے اعلامیہ کو بھی تسلیم کر لیا, تو پریکٹس ایسی کی گئی. اور دوسرا یہ کہ دفتر خارجہ میں پہلے یہ خط چھپانے کی کوئی اٹیمپٹ کی گئی, ایسی اطلاع بھی آ رہی ہے کہ یہ خط پہلے وزیر خارجہ سے بھی چھپانے کی, یہ سائفر جو ہے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ تو بعد میں. اچھا, پہلے ایک اور میں چیز سائفر کا بتا دوں. یہ جو مراسلہ ہے, دیکھیں یہ میں نے یہ کہیں سنا ہے کہ جی اس طرح کے تو اور بھی مراسلے آتے رہتے ہیں. جو بھی یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ جھوٹا اور بے شرم آدمی نہیں ہے. کبھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جاتی ڈپلومیٹک ٹرمز میں. کبھی بھی ایک چھوڑے کہ ہم 22 کروڑ لوگ ہیں, ایک چھوٹے سے بھی کوئی 50 لاکھ کی بھی آبادی کا نیوزی لینڈ ہونا, اس کے پرائم منسٹر کو بھی اس طرح کا دھمکی کوئی نہیں دیتا. ایسے کبھی اس طرح کی دھمکیاں نہیں دی جاتی. اور جب دھمکیاں دی جاتی ہیں تو میں نے آپ کو گنا دیا کہ ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی ملی تھی, ایک دفعہ مشرف کو دھمکی ملی تھی جب چاروں شانے چت ہو کے اس کی جنگ میں لے گئے تھے. اور یہ جو دھمکی ملی ہے, یہ ایسی دھمکیاں نہیں ملا کرتی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے سب سے شرمناک چیز ہے کہ وہ قوم جو لا الہ الا اللہ کا نام لیتی ہے کہ ہم تو اس کے نعرے پہ آزاد ہوئے تھے, وہ اس طرح کی دھمکیوں کے سامنے جب گھٹنے ٹیک دیتی ہے, اور اس کی سازش, ان کی دھمکیوں کے بعد سازش کامیاب ہو جاتی ہے, اور کوئی شک نہ اس میں کرے کہ اس سے بڑی سازش پاکستان میں ہوئی نہیں ہے جو یہ ہوئی تھی. خان صاحب لندن کے اندر, لندن میں نیا پاکستان بن رہا ہے سر, 2 دن سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, اس پہ ذرا کمنٹ کریں سر. بس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, جب آپ کے اندر کوئی شرم ہی نہیں ہوتی کہ پہلے آپ 20 سال لوگوں کو کہتے ہیں کہ زرداری کہتا تھا وہ نواز شریف کرپٹ ہے, وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے, پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے اور وہ ان کی تقریریں سننے پہلے, اور کوئی شرم ہی نہیں ہے. بس اصل میں یہ بات نہیں ہے, یہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, ان کو کوئی شرم ہی نہیں آتی کہ اتنے یعنی آپ کسی کو چوری کا کہہ کے اور اتنے بڑے اور ان کے ساتھ پھر بیٹھیں اور گورنمنٹ بھی بنا لیں, بندر بانٹ بھی کر لیں, اور پھر سوائے ان کے خاندان کے نظر ہی کسی کو نہ آئے, سارے خاندانی اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. یعنی ان کے علاوہ کوئی کسی میں ان کی پارٹیز میں عقل نہیں ہے. اوپر آ کے یہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ باپ ادھر بیٹھ گیا, بیٹا ادھر تیاریاں کیا رہا ہے. یعنی اور کوئی نون لیگ کو 35 سالوں میں نہیں ملا سوائے یہ باپ بیٹے کے, اور دونوں کے اندر دونوں ضمانتی, دونوں ضمانت کے اوپر ہیں, 40 ارب کے دونوں کے ملا کے کیسز ہیں, تو کوئی ان کو نہیں ملتا. اور اسی طرح دوسری طرف چلے جائیں, وہ اس کو بیٹے کو چھوڑا ہوا ہے, وہ بس وہ اردو انگریزی میں اکٹھی بولتا ہے, اس کو کوئی آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں لات مار کے گرا دوں گا. یہ لوگوں کے ہاتھ میں اگر یہ ملک پکڑا رہے ہیں, اس سے بڑی سازش کیا ہے؟
आपकी हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जो मौजूदा हुकूमत रिवर्स करने जा रही है, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, EVM मशीन। अब जब हुकूमत में वो बैठे हैं, उनके पास पार्लियामेंट में कानून साजी का भी इख्तियार है, फिर आगे ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ सीटों पर वो ज़िमनी इलेक्शंस करके कोई इस तरह के भी चीज़ें करें, तो इस सारी सूरत हाल में आपका लाएअमल क्या होगा कि वो ऐसे इकदाम जो आपकी हुकूमत ने किए थे उनको रिवर्स ना किया जाए? सर इसमें ज़िम्नी ले लें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपकी पार्टी को के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें और बिलखसूस आपके ऊपर कोशिश करें नाअहली के हवाले से, क्या कहिएगा? थैंक यू सर। देखिए, मैं आखिरी जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुरासले को सामने रखें। साजिश साबित हो गई है। पहले कह रहे थे, शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी अगर मुरासला सही निकलेगा तो वो मेरे साथ आ जाएगा। खुदा के वास्ते मेरे पास ना आना, तुम्हारे तरह के चोर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन कम कम माफ़ी तो मांगो मेरे से कि कह रहे थे मैं ठीक नहीं कह रहा। अब तो क्लियर हो गया ना कि वो जेन्युइन है, और जो आका जिनके सामने आप बूट पॉलिश करने के माहिर हैं, अब तो साबित हो गया ना कि उन्होंने ही भेजा था। इसलिए एक मिनट ठहर देखिए, मैं आपको दोनों चीज़ों का पहले बताऊँ। देखें, EVM मशीन्स का हमने क्यों कहा था? EVM मशीन्स का जो, अगर आप सारी जुडिशल कमीशन 5 हफ्ते की बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ओपन हियरिंग हुई थी उसमें, अगर उनकी जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने 30-40